नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज़। फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज़ में हम कॉन्टिनेंट्स एंड माउंट ओशियन बेसिन्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एफ.बी. टेलर पढ़ा। आज के लेक्चर में हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर पढ़ेंगे। तो एफ.बी. टेलर ने क्या है मेनली ड्रिफ्ट के बारे में बताया था कि कैसे कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे थे, कौन सी फोर्स लग रही थी। तो इसी को ही मॉडिफाई करके अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वेगनर। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कब प्रोपाउंड किया कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट का? 1912 में। हालांकि इनका ये कॉन्सेप्ट लाइट में नहीं आया, क्योंकि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था? जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। उनकी बुक का नाम था डाई एंटिसुंग डर कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, लेकिन ये लाइट में कब आया? जब ये ट्रांसलेट हुई उनकी बुक 1924 में। तो उसके बाद से उनकी थ्योरी फिर फेमस हुई। तो इनकी जो थ्योरी थी किस पर बेस्ड थी? द मेन प्रॉब्लम बिफोर वेगनर विच नीडेड एक्सप्लेनेशन वाज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो इनकी जो ये थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है? क्लाइमेट चेंज पर। वैगनर की जो डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है ये बेस्ड है किस पर? जो वर्क्स या फाइंडिंग्स की थी साइंटिस्ट लोगों ने उनसे पहले, लाइक वो जियोलॉजिस्ट हो, पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हो, वेदर इट वाज पैलियोंटोलॉजिस्ट या जियोफिजिस्ट कोई भी हो, तो उन सबका इन्होंने क्या है पढ़कर उनका एक हाइपोथेसिस निकाली। हाइपोथेसिस निकालकर फिर ये सब उन्होंने बताया है। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। अब हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस एक तरह का अजम्पशन होता है। आप चीज़ों को जैसे मान लेते हो, तो ये चीज़ें इन्होंने मान ली इतनी रिसर्च पेपर पढ़ के, बुक्स पढ़ के, तो इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस बनाई किस पर? क्लाइमेट चेंज पर। इनकी जो थ्योरी थी किस पर बेस्ड है? क्लाइमेट चेंज पर बेस्ड है। तो क्लाइमेट चेंज विच हैव ओकर्ड ऑन द ग्लोब में बी एक्सप्लेन्ड इन टू वेज। तो दो तरह से क्या है क्लाइमेट चेंज हो सकता है इस पूरी पृथ्वी पर। एक तो यह है कि कॉन्टिनेंट्स जो थे हमारे यहाँ पर, कॉन्टिनेंट्स ये हमारे क्या है एक जगह स्थिर हैं, और जो हमारा क्लाइमेट जोन्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं नॉर्थ अमेरिका से यूरोप, यूरोप से फिर एशिया, तो ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि क्लाइमेट जो जोन्स हैं वो स्टेशनरी हो सकते हैं और लैंड मास जो हैं शिफ्ट कर रहे हों। तो दो तरह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है। क्लियर? तो जो वेगनर थे उन्होंने कौन सा माना है? सेकंड वन को माना है। तो इन्होंने बोला है जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उसी की वजह से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या? क्लाइमेट चेंज। उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है अल्फ्रेड वेगनर ने। तो उनकी थ्योरी के बेसिक प्रेमाइस क्या हैं? वेगनर ने फॉलो किया है किसको? अल्फ्रेड एडवर्ड सुएस को। जो एडवर्ड सुएस ने अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सियाल, सीमा एंड नीफे। तो ये डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वाला एपिसोड देख सकते हैं। तो उन्होंने फॉलो किया किसको? अल्फ्रेड एडवर्ड सुएस को। लेकिन वेगनर के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या थी? सियाल थी, और ओशियनिक क्रस्ट क्या थी? सीमा थी। इनके अकॉर्डिंग सियाल, सीमा, नीफे, इनके अकॉर्डिंग मेंटल को इन्होंने क्या बोला था? सीमा बोला था। इसको क्या है? क्रस्ट बोला था। और नीफे को क्या बोला था? कोर बोला था। तो अब वेगनर के अकॉर्डिंग क्या था? जो सियाल था हमारा वो किस पर फ्लो कर रहा था? सीमा पर फ्लो कर रहा था, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बिना किसी बाधा के। तो ये सियाल फ्लोट कर रहा है किस पर? सीमा के ऊपर। जो हमारी क्या थी? क्रस्ट थी। कौन सी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। वो किस पर फ्लोट कर रही थी? ओशियनिक क्रस्ट पे। यही सब किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी में दिया था। तो वेगनर ने अज्यूम किया कि ऑल द लैंड मासेस वर यूनाइटेड इन द फॉर्म ऑफ वन लैंड मास। देखिए अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग क्या था कि एक लैंड मास था, उसको नाम दिया उन्होंने क्या? पेंजिया था। कहाँ? कार्बोनिफेरस एज में जो ये पेंजिया था
ये किससे चारों तरफ से घिरा हुआ था, पानी से, वाटर से। उसको उन्होंने नाम दिया था क्या, पैंथलासा। पैंथलासा, ये क्या है, पैंथलासा है। अब क्या हुआ, ये फर्दर डिवाइड हुआ, पेंजिया दो पार्ट में टूट गया, किस में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में क्या था, टेथिस सी था। अंगारा लैंड एंड गोंडवाना, और बीच में क्या था, टेथिस सी था। ये फर्दर टूटे, फिर उसके बाद टूटने के बाद जो आज का हमारा ग्लोब है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये सब इस तरह से फिर बन गए। साउथ अफ्रीका, यूरोप, ये सब जो आज का हमारा कॉन्टिनेंट्स है वो सब निकल के आए हैं। तो ये पहले पैंजिया था, फिर दो पार्ट में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना में। बीच में क्या है, टेथिस सी है, और इसके चारों तरफ क्या है, पानी है। ये जो पैंजिया था, इसके छोटे छोटे यहाँ पर, ये किससे, छोटे छोटे आइलैंड ओशियन से घिरा हुआ था, और टूटने के बाद ये फर्दर टूटा, और जो आज का हमारा ग्लोब है वो बन के आया। क्लियर। तो इनकी जो थ्योरी थी, ये कौन से पीरियड से बिगिन होती है, कार्बोनिफेरस पीरियड से स्टार्ट होती है। तो पेंजिया किससे सराउंड था, ह्यूज वाटर बॉडी से, उसको नाम दिया इन्होंने पैंथलासा, जो अभी हमने डायग्राम में बनाया था, ये क्या है, पैंथलासा है। और एक्सट्रीम ग्रेविटी के कारण, एक्सट्रीम ग्रेविटी कहाँ पर, नॉर्थ पोल पर। तो पेंजिया का स्टार्ट किया टूटना, और उसके बाद किधर की तरफ फ्लो करने लगा, नॉर्थ की तरफ फ्लो करने लगा, इधर टूटने लगा, यहाँ से इस नॉर्थ की तरफ भागने लगा। दो तरह का मूवमेंट हुआ है इसमें, एक वेस्टवर्ड और एक इक्वेटोरियल वर्ड। तो ये जो ग्रेविटी थी नॉर्थ पोल पर, देखिए आपको फॉर्मूला पता भी होगा, जी की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ पर इसकी रेडियस कम होती है। ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर रेडियस की बात पूछा जाए तो पोल पर ज़्यादा होती है या फिर इक्वेटर पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या है, रेडियस ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, रेडियस कम है। अगर रेडियस यहाँ कम है तो फिर क्या होगा, ग्रेविटी यहाँ पर नॉर्थ पोल पर ज़्यादा होगी, और इक्वेटर पर क्या होती है, ग्रेविटी कम होती है। तो नॉर्दर्न पार्ट को अंगारा लैंड या लॉरेंसिया बोला गया, और जो सदर्न पार्ट था उसको क्या है, गोंडवाना लैंड बोला गया था। अंगारा लैंड से क्या क्या निकल के आए, नॉर्थ अमेरिका हमारा, यूरोप, एशिया, तो ये क्या है, अंगारा लैंड का पार्ट थे। और गोंडवाना के पार्ट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और जो आज का मेडिटेरेनियन सी है ग्लोब पर देखें तो ये किसका पार्ट है, टेथिस सी का रिमेनिंग पार्ट है। जो पेंजिया का साउथ पोल था वो आज का जो डरबन है, यहाँ पर पेंजिया का जो साउथ पोल था ये कहाँ पर था, जो आज का डरबन है वहाँ पर, साउथ अफ्रीका की एक सिटी है वहाँ पर था। पेंजिया क्या है, डिसरप्ट हुआ फर्दर, इसके बाद और पार्ट में टूटता गया, और जो आज की प्रेजेंट पोजीशन है कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन की वो बन पाई है। तो ये किसने डिस्क्राइब किया, अल्फ्रेड वेगनर ने। अब इनकी थ्योरी के क्या क्या एविडेंस हैं, जो चीज़ें हैं, क्या क्या इनकी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से एविडेंस, तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, पहला जिग्सा फिट। अब ये क्या होते हैं ये भी कुछ देर में आपको बताने वाले हैं। जियोलॉजिकल एविडेंस और स्ट्रक्चरल एविडेंस, देन इसके बाद पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, ग्लेशियल एविडेंस, प्लेसर डिपॉजिट्स, ये हम पांचों वन बाय वन देखने वाले हैं जो इन्होंने अपनी थ्योरी में एविडेंस दिए हैं। तो मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, जिग्सा फिट, अगर देखा जाए तो जो कॉन्टिनेंट्स टूटे हैं एक दूसरे से, अगर उनको हम जोड़ें पकड़ के एक जगह, जैसे लकड़ी को दो पीस में काट दो, सपोज करो ये हमने ऐसे कटी लकड़ी, अब ये दूर दूर भाग गए, तो इनको फिर से क्या है जोड़ा तो ये जुड़ जाएंगी, तो ये एक पार्ट ही देखने को मिला। सेम अगर ऐसे ही कॉन्टिनेंट्स को पकड़ा गया और फिर से जोड़ा गया तो वो जुड़ जाएंगे लकड़ी के ब्लॉक की तरह।
तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका को देखा जाए तो जो अफ्रीका का ये पार्ट है यहाँ से टूट के ही क्या निकला है, हमारा साउथ अमेरिका निकला है। ये किस में बोला गया है, जिग्सा फिट में। अगर और देखा जाए तो जो ज्योग्राफिकल सिमिलरिटी हैं किसकी, यहाँ पर देखा जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स की और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स की, तो वो देखने को सेम सेम मिल जाती हैं। देन इसके बाद है जियोलॉजिकल एविडेंस या स्ट्रक्चरल एविडेंस। इसमें अगर देखा जाए तो यूरोप में जो मिलते हैं माउंटेन्स, यूरोप के माउंटेन्स एंड नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स, तो इनमें क्या है, सिमिलरिटी पाई जाती है। जो यहाँ पर सिमिलरिटी है वही कहाँ है, यूरोप में देखने को मिल जाती है। वेदर पास्ट में जाएं तो कौन से कैल्सिडोनियन जो माउंटेन्स थे वो एंड हर्सिनियन माउंटेन्स। अब ये कैल्सिडोनियन और हर्सिनियन माउंटेन्स क्या होते हैं, देखिए कैल्सिडोनियन का टाइम पीरियड क्या है, लेट सिलूरियन से लेकर अर्ली डेवोनियन पीरियड तक। आप जो हमारी ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की वीडियो है उसको जाकर देख लीजिए, वरना कन्फ्यूज़न रहेगा कि सिलूरियन किस पीरियड में है या डेवोनियन किस पीरियड में है। तो कैल्सिडोनियन में कौन कौन से माउंटेन्स आ सकते हैं, एप्लेशियन, जो कि एप्लेशियन यहाँ पर है किस पर, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट वाले पार्ट में। एंड हर्सिनियन माउंटेन्स की बात की जाए तो ये कार्बोनीफेरस से लेकर कहाँ है, परमिनियन पीरियड तक। तो ये यूरोप में है, कौन से, हर्सिनियन पीरियड। तो इनमें दोनों में क्या है, सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है। देखिए एक बार मैप पे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, हमारा एप्लेशियन माउंटेन है, एप्लेशियन, और यहाँ यूरोप में जो माउंटेन्स है इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारा पैंटियोलॉजिकल या एविडेंसेस, या बोले तो फॉसिल्स के एविडेंसेस। तो यहाँ पर भी क्या है, सिमिलरिटी है, जो फॉसिल्स और वेजिटेशंस पाई जाती हैं साउथ अमेरिका की कोस्ट पर और अफ्रीका की कोस्ट पर। ये हमारा क्या है, साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर क्या है, अफ्रीका है हमारा। तो जो सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है, जो सिमिलरिटी साउथ अमेरिका के कोस्ट पर है वही सिमिलरिटी कहाँ है, साउथ अफ्रीका की कोस्ट पर है। चाहे बात लेमिंग की हो, ग्लोसोप्टेस फ्लोरा की हो, लेमूर की हो, तो यहाँ पर साउथ अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप और नदर्न अमेरिका की बात हो तो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। लेमिंग की बात की जाए तो ये एक छोटा सा रोडेंट है। ये कहाँ पाया जाता है, नदर्न पार्ट में, जो आज का नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी वहाँ पर देखने को मिलता था। तो इसकी टेंडेंसी है कि ये वेस्ट की तरफ भागता है। वेस्ट की तरफ भागने के इनकी फिर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने के बाद ये क्या है, वेस्ट की तरफ जाते थे। तो ये कहाँ गिर जाते थे, अगर इनको ज़मीन नहीं मिलती थी तो अटलांटिक ओशियन में गिर जाते थे। तो इससे पता लगता है कि इससे पहले हमारा जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो देन इसके बाद देखा जाए लेमूर की, लेमूर मेडागास्कर में पाया जाता है और वही सेम लेमूर कहाँ है, इंडिया में भी पाया जाता है। और ये क्या है, ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा, ये उसकी पत्तियां हैं, जैसे हमारी टंग होती है उसकी तरह है। तो ये पत्तियां कहाँ, इंडिया में भी पाई जाती हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फोकलैंड आइलैंड पर भी पाई जाती है। इससे प्रूव होता है कि जो लैंड मासेस थे वो क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे, किसकी फॉर्म में, पेंजिया की फॉर्म में जुड़े हुए थे। देन इसके बाद ग्लेशियल एविडेंस। ये ग्लेशियल एविडेंस में क्या है, अगर आप देखो कॉन्टिनेंट्स को, तो कॉन्टिनेंट्स की एक किस उस पे मिलते हैं पॉइंट पर, ये टिप पर ही मिलते हैं। वेदर इट इज़ गोंडवाना लैंड के हों, अफ्रीका में देखो, साउथ अमेरिका में देखा जाए या फिर ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जो इनका टिप है एवरी कॉन्टिनेंट्स का, वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये क्या है, हमारा ग्लेशियर है। उसके नीचे जो दबे हुए डेब्रिस हैं, रॉक डेब्रिस, इनको क्या है, टिलाइट्स बोलते हैं, टिलाइट्स।
तो इसी रॉक डेब्रिस को क्या बोला जाता है? टिलाइट। अब ये टिलाइट कहाँ देखने को मिल जाते हैं? ये सभी कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिल जाते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यहाँ पर इंडिया किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। तो इससे प्रूव होता है कि इस कार्बोनिफेरस पीरियड में एक ही लैंड मास था और उसका नाम क्या था? पैंजिया था। देन इसके बाद प्लेसर डिपॉजिट्स। ये प्लेसर डिपॉजिट्स में क्या है? वैल्यूएबल मिनरल्स, गोल्ड, डायमंड, etc पाए जाते हैं। तो जो ब्राजीलियन कोस्ट पे पाए जाते हैं, ब्राजीलियन कोस्ट पर, तो वही सेम कहाँ मिल जाता है? घाना कोस्ट पर भी देखने को मिल जाते हैं ये प्लेसर डिपॉजिट्स। तो इससे क्या प्रूफ होता है? जो हमारा कॉन्टिनेंट्स थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, किसकी फॉर्म में? पैंजिया की फॉर्म में। तो ये एविडेंस थे, 5 एविडेंस। नंबर 1 मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, जिग्सा फिट देखा हमने। देन इसके बाद जियोलॉजिकल एविडेंस, पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, ग्लेशियल एविडेंस एंड प्लेसर डिपॉजिट्स। तो इससे पता लगता है कि सभी कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे। इसके बाद प्रोसेस देख लेते हैं, क्या प्रोसेस थी। तो वैगनर की थ्योरी जो थी उन्होंने एक्सप्लेन किया मेनली किसको? क्लाइमेट चेंज को, ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स, आइलैंड आर्क्स एंड फेस्ट्यून्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन, इन चीज़ों पर फोकस किया था। तो इसमें हम प्रोसेस में देखेंगे फोर्सेस कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबल हैं ड्रिफ्टिंग के लिए, एक्चुअल ड्रिफ्टिंग कैसे हो रही थी कॉन्टिनेंट्स की, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ आइलैंड आर्क एंड कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, 1 बाय 1 ये देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फोर्स कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबल थी। तो मेनली वैगनर ने 2 फोर्स की बात की है, एक टाइडल फोर्स की जो कि किसके द्वारा लग रही थी? टाइडल फोर्स मून और सन के द्वारा, एंड फोर्स ऑफ बायेंसी जो कि किस में काम आ रही थी? जो मूवमेंट हो रहा था कॉन्टिनेंट्स का इक्वेटोरियल मूवमेंट, वो किसकी वजह से? बायेंसी की वजह से हो रहा था। तो 2 तरह का मूवमेंट था देखा जाए तो, ये डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं। तो ये 2 तरह का वेस्टवर्ड मूवमेंट था एंड इक्वेटोरियल वर्ड मूवमेंट था। 2 तरह का मूवमेंट हो रहा था। ये अफ्रीका इधर मूव कर रहा था, इंडिया यहाँ, पहले इंडिया किससे जुड़ा हुआ था? ये भी जुड़ा हुआ था किससे? अफ्रीका से। तो जो टाइडल फोर्स थी मून और सन की, ये वेस्टवर्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, और जो इक्वेटोरियल मूवमेंट हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? फोर्स ऑफ बायेंसी की वजह से हो रहा था। देन सेकंड वन हमारा एक्चुअल ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो ये डिसरप्शन हो रहा था या रिफ्टिंग हो रहा था कौन से पीरियड में? कार्बोनिफेरस पीरियड में। जो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे, तो वैगनर ने इनको नाम दिया द फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स, कि पोल से दूसरी तरफ की तरफ मूव करना। तो वही 2 तरह का मूवमेंट था, इक्वेटोरियल और वेस्टवर्ड मूवमेंट। तो इक्वेटोरियल जो था वो किसकी वजह से? फोर्स ऑफ बायेंसी और ग्रेविटेशनल डिफरेंस फोर्स की वजह से लग रहा था, और वेस्टवर्ड मूवमेंट किसकी वजह से? जो टाइडल फोर्स थी उसकी वजह से लग रहा था, टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड द मून। इसी को क्या बोल दिया? द फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स। किसने? अल्फ्रेड वैगनर ने। देन थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। तो इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन पे भी फोकस किया। किसने? अल्फ्रेड वैगनर ने। वैगनर ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि ओरिजिन कैसे हुआ है फोल्डेड माउंटेन्स का। उन्होंने बताया कि जो वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग हो रही थी
कॉन्टिनेंट्स की, और वहाँ पर क्या है फिर क्रम्पल्ड हुआ, क्रम्पल्ड के बाद एक फोल्ड हुआ, और फोल्ड की वजह से ही क्या हुआ, जो ये हमारे रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स है ये निकल कर आए, रॉकीज और एंडीज। तो अल्पाइन रेंज में भी यूरेशिया जो यूरेशिया के माउंटेन्स हैं वो भी ऐसे ही बने। जो हमारा हिमालय ये जब इंडिया मूव कर रहा था तो यहाँ पर क्या है क्रम्पल्ड हुआ है और एक सिलवटे टाइप आई, वही फिर क्या है ऊपर की तरफ हुई, इससे क्या है हमारा हिमालय बन के आया। देन इन्होंने आइलैंड आर्क्स पे भी फोकस किया। जो ये हमारे आइलैंड्स आर्क हैं जो जापान के आसपास देखने को मिल जाते हैं, जापान क्या है आइलैंड आर्क ही है। तो इन्होंने बताया है कि ये टूटा हुआ पार्ट है, जो अंगारा लैंड मूव कर रहे थे वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड मार्जिन में, तो इससे क्या है जो बचा हुआ जो टूटा हुआ पार्ट था वही क्या है आइलैंड आर्क्स है। जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाता है, या जापान है, ये आइलैंड आर्क, या वेस्ट इंडीज के पार्ट हैं, ये इनको इन्होंने क्या बोला है आइलैंड आर्क बोला है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कार्बोनिफेरस ग्लेशियन ये हमने अभी देखा है, जो एविडेंसेस देखे थे उसमें बताया कि टिलाइट्स क्या होते हैं, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो यहाँ वैगनर की थ्योरी खत्म होती है। अब इनके क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म रहे हैं वैगनर की थ्योरी में। पहला क्रिटिसिज्म में इन्होंने जो फोर्सेस बताई थी टाइडल फोर्स और फोर्स ऑफ बायंसी, तो ये ड्रिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, ये अल्फ्रेड वैगनर ने बोला था, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए, इतनी दूर तक ले जाने के लिए बायंसी से इतना ड्रिफ्ट नहीं हो सकता है। प्री कार्बोनिफेरस इंस्पाइट ऑफ दीज फोर्सेस, पेंजिया पहले क्यों नहीं टूटा, अगर ये फोर्सेस तो पहले भी थी तो उससे पहले पेंजिया क्यों नहीं टूटा, कार्बोनिफेरस पीरियड में ही क्यों टूटा है, इसका जवाब अल्फ्रेड वैगनर नहीं दे पाए। आइलैंड्स आर्क आर नॉट रिमेनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, तो आइलैंड्स आर्क्स रिमेनेंट नहीं है किसके कॉन्टिनेंट्स के, ये क्या है वोल्केनो से बनते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो आइलैंड टू द ईस्ट ऑफ एशिया, जो आइलैंड आर्क है एशिया में, तो ये किससे बने हैं वोल्केनो इरप्शन से। अकॉर्डिंग टू प्रीटेक्स्ट मेयर कॉन्फिडेंट दैट कोस्टल एरिया, जो जिग्सा फिट की हेल्प से इन्होंने शो करने की बात की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से टूटे हैं, सी वेव्स के इरोजन की वजह से भी ये हो सकता है। फिफ्थ वन है वैगनर के अकॉर्डिंग जो पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस है वो सिर्फ गोंडवाना पे ही क्यों इन्होंने दिखाए हैं, अंगारा लैंड पे क्यों नहीं, ये भी एक क्रिटिसिज्म है इनके अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन। सेम स्पीसीज क्या है बोर्न कर सकती हैं एक ही टाइम पर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। इनिशियली उन्होंने क्या बताया कि सियाल फ्लोट कर रहा था सीमा पर विदाउट एनी फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय सीमा, लेकिन लेटर पार्ट में आते आते इन्होंने ही इसको बदल दिया। उन्होंने बोला ही हैज डिस्क्राइब्ड फोर्सफुल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीमा, तो इसी की वजह से इन्होंने माउंटेन बिल्डिंग को समझाने की कोशिश की थी। तो अपनी ही थ्योरी को इन्होंने पलट दिया था, पहले बिना किसी एविडेंस रेजिस्टेंस के बताया और बाद में बताया कि सीमा रेजिस्टेंस लगा रहा था और उसी की वजह से क्या है माउंटेन बन के आए, कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा और यहीं माउंटेन बनकर आए। तो ये भी एक तरह का एविडेंस था। हालांकि एविडेंस थे उनकी थ्योरी, क्रिटिसिज्म थे उनकी थ्योरी में, लेकिन उनकी थ्योरी से ही प्लेट टेक्टोनिक का जन्म होता है। इन स्पाइट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म दिस हाइपोथेसिस बाय वैगनर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टेलर्स हाइपोथेसिस। उन्होंने जो टेलर में क्रिटिसिज्म थे उन्हें सुधारने की कोशिश की और इनकी ही थ्योरी क्या है बेस बनती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। न्यू रिसर्चेस के अकॉर्डिंग फोजिलाई डायनासोर एग कहाँ केनिया में मिलते हैं और गुजरात में सेम पीरियड्स में, इससे इनकी थ्योरी को एक नया साइंटिफिक बेस मिल जाता है कि इनकी थ्योरी कुछ हद तक बिल्कुल सत्य थी। तो जो ओल्ड माइंस है कोलार में देखने को, कारगोली ऑस्ट्रेलिया में, या किम्बरले
इन साउथ अफ्रीका। तो ये तीनों क्या है जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर क्या है जो माइंस इंडिया में वही ऑस्ट्रेलिया में वही साउथ अफ्रीका में, इससे प्रूफ होता है कि पहले कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दो मोस्ट पॉइंट ऑफ वैगनर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बट इट्स सेंट्रल थीम ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वाज रिटेन्ड। तो कुछ पॉइंट उनके क्या है रिजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट को उनकी आज भी सत्य माना जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या है अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी डिटेल में पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है स्प्रेडिंग थ्योरी देखेंगे हैरी हेस की। देन इसके बाद क्या है हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्म में मिल जाएगा। अगर कोई और डाउट या क्वेरी हो तो आप मेल कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।